नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आप सबका दिल से स्वागत है। दो अहम खबरें जिनका सीधा सीधा ताल्लुक है जस्टिस से यानी न्याय से, लीगल सिस्टम से यानी न्याय प्रणाली से और देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि जो खबरें आप तक पहुंच रही हैं उनमें सबसे ज्यादा जो कॉरपोरेट मीडिया या गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं वह दिखा रहा है, वह चिंतित है मोदी जी के परिवार को लेकर। लेकिन यह संबंध भी मोदी जी के सो कॉल्ड परिवार से ही है, क्योंकि जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने 2014 से जेल में बंद दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा को बाकी 4 लोगों के साथ बरी किया है और कहा है कि इनका माओवाद से कोई रिश्ता नहीं है, लिहाजा इन्हें तुरंत बरी किया जाए। हमारे पूरे लीगल सिस्टम पर और लीगल सिस्टम पर जो राजनीति की छाया पड़ती है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता हुआ यह फैसला है। और दूसरा फैसला या यूं कहिए कि जो दूसरा डेवलपमेंट है वो तो सीधे सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की साख को चुनौती देने वाला है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही फैसला सुनाया कि जो मोदी सरकार ने 2018 से गुप्त चुनावी चंदा शुरू किया वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसे रद्द किया और साथ ही साथ एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि 6 मार्च 13 मार्च तक इन तमाम संबंध में जितने ब्यौरे हैं यानी जिन्होंने पैसा दिया, जिसे रिडीम कराया गया, वह सब ब्यौरा वह पब्लिक डोमेन में डाले। अब आप देखिए एसबीआई तो एसबीआई है, इस पे कंट्रोल मोदी सरकार का किस तरह से है वह इस डेवलपमेंट से पता चलता है। एसबीआई पहुंची और कहा मिलॉर्ड हम अभी नहीं दे पाएंगे, हमें 30 जून तक का समय दीजिए। अब आप सोचिए 4 महीने और चाहिए एसबीआई को 22,000 के करीब जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेचे गए, जिनको रिडीम कराया गया, उनका ब्यौरा देने के लिए, वह भी तब जब डिजिटल इंडिया का दौर है, मोदी जी का चारों तरफ प्रचार है और यह बात साफ हो गई है कि दरअसल एसबीआई मोदी जी के लिए चुनाव के दौरान कोई परेशानी नहीं चाहती। वह चाहती नहीं है कि लोगों तक, जनता जनार्दन तक यानी मोदी जी के परिवार तक यह ब्यौरा पहुंचे कि वे कौन लोग हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए मोदी जी को दिए और एक हाथ दिया दूसरे हाथ कुछ पाया। यानी यह सारा का सारा मोदी जी की चुनावी जीत को सुनिश्चित करने के लिए एसबीआई का लाल कालीन जैसा है। इस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं और वे सवाल उठना बहुत वाजिब भी हैं। सबसे पहले जो सबसे अहम खबर है और जिस पर आपका, हमारा, देश का और अंतर्राष्ट्रीय लीगल फ्रेटर्निटी का ध्यान गया होगा, जाना चाहिए, वह आई है बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच से कि इनकी रिहाई तुरंत होनी चाहिए और 50,000 के मुचलके पे, 50,000 रुपए के मुचलके पे इन्हें रिहा कर देना चाहिए। ऐसा क्या खास है इस फैसले में, आइए इस पे नजर दौड़ाते हैं। इस आदेश में जीएन साई बाबा के साथ जिन अन्य 5 लोगों की रिहाई की बात है वह हैं महेश तिर्की, हेम केशवदत्त मिश्रा, प्रशांत राही और विजय नान तिर्की। 5वें अभियुक्त पांडुपोरा की नारोटे की जेल में अगस्त 2022 में मौत हो गई थी। अब यह ध्यान दीजिए कि इससे पहले 2022 में जब यह फैसला आया था तब सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया था और तब से लेकर अभी तक घटनाक्रम बहुत तेजी से और बहुत दिलचस्प ढंग से घटित हुआ है। 5 मार्च 2024 को यह फैसला सुनाया जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वाल्मीकि की बेंच ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा
कि जब तक राज्य सरकार यानी महाराष्ट्र सरकार इस बाबत फैसला करे, इनकी रिहाई कर दी जाए। यहाँ जो एक दिलचस्प कड़ी है वह यह कि यह दूसरी बार रिहाई हुई है प्रोफेसर जीएन साई बाबा की। इससे पहले 2022 में भी एक दूसरी बेंच ने रिहा किया था और उस समय महाराष्ट्र सरकार आनन फानन सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने भी इतना अर्जेंट इस फैसले को माना कि 14 अक्टूबर को यह फैसला आया था हाई कोर्ट से। 15 अक्टूबर को उसने सुनवाई की। शनिवार होने के बावजूद कोर्ट खुला और तुरंत ही हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्टे लगा दिया गया और कहा गया कि आप वापस जाइए हाई कोर्ट और दोबारा जब तक यह फैसला होता है जीएन साई बाबा जेल में रहेंगे। और यहां इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सुनाया जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बेला त्रिवेदी ने। जस्टिस बेला त्रिवेदी अपने तमाम फैसलों के लिए काफी जानी जाती रही हैं और चर्चा होती रही है और यह फैसला भी उसी कड़ी में देखा जाता है। और इस तरह से जीएन साई बाबा पिछली बार जेल से बाहर नहीं आए। याद रहे कि 7 मार्च 2017 को गढ़चिरौली की जो सेशन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था, इन्हें आजीवन कारावास दिया था और यह बताया था कि इनके ऊपर माओवादी होने का जो आरोप है वह सही है, यह एक लिंक के तौर पर काम कर रहे थे और इसके बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया। तब से वो जेल में हैं। जेल में रहते हुए ये 2 बार कोविड का शिकार हुए, 1 बार स्वाइन फ्लू हुआ और देश विदेश में अनगिनत संस्थाओं ने इनकी रिहाई की मांग की और बताया और पूछा सरकार से और लीगल सिस्टम से भी कि इस तरह से विकलांगता को झेल रहा यह शख्स जेल से बाहर होना चाहिए। इस बाबत मानवता के आधार पर इन पर फैसला क्यों नहीं किया जा रहा। इनकी जीवन साथी वसंता भी कोर्ट के बाहर लंबा संघर्ष चलाती रहीं इनकी रिहाई को लेकर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने जिसने इनको रिहा करने का फैसला किया, वो जज कौन थे और उनका हुआ क्या, क्योंकि यह कहानी भी बहुत दिलचस्प है कि किस तरह से जजों को निशाने पे लिया जाता है और फिर जज थक हार के भरे सेशन में यानी अदालत के बीच अदालत में सुनवाई करते हुए इस्तीफा देते हैं। जी हां, यह जिक्र मैं कर रही हूं जस्टिस रोहित बी देव का, क्योंकि जब उन्होंने यह फैसला सुनाया कि जीएन साई बाबा की रिहाई होनी चाहिए, उसके बाद से उनके इर्द गिर्द जिस तरह की खबरें आई और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस फैसले को रद्द कर दिया, उसके बाद से उनके इर्द गिर्द तथाकथित गोदी मीडिया का अटेंशन जाना बहुत जाहिर था। और फिर यह खबर आई कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर इनका ट्रांसफर कर दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और फिर यह बीच अदालत में घोषणा करते हैं कि ये इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अब आप देखिए ये जो सीक्वेंस है, यह सीक्वेंस अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है और यहां मैं जानना चाहती हूं कि इस बेंच ने जो फैसला किया है, क्या इनके इर्द गिर्द भी इसी तरह की खबरें प्लांट की जाएंगी और इसी तरह का दुष्प्रचार चलेगा लीगल सिस्टम को प्रभावित करने के लिए? यह एक बहुत बड़ा सवाल है लीगल फ्रेटर्निटी के सामने और मिलॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने भी। जो लोग इस केस के बारे में कम जानते हैं उनके लिए केस के कुछ डिटेल्स जो लीगल सिस्टम को समझने देखने में मदद करेगा, एक नए ढंग का चश्मा भी देगा। इसलिए आइए देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु। जीएन साई बाबा को 9 मई 2014 को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। उन पर यूएपीए के तमाम मामले लगाए गए थे। जून 2015 से दिसंबर 2015 तक उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अंतरिम जमानत दी गई, इंटरिम बेल दी गई। फिर अप्रैल 2016 में सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जमानत के आधार पर रिहा किया गया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जमानत दी और फिर 7 मार्च 2017 को गढ़चिरौली के सेशन कोर्ट ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसके बाद की प्रक्रिया हमारे और आपके सामने है।
आइए अब मेरे साथ रुख कीजिए दूसरे अहम डेवलपमेंट की तरफ, जो मोदी सरकार के कारनामे की एक अहम कड़ी के तौर पर हमारे सामने आया है कि किस तरह से वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। और एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे मार्च में डिटेल देना था जनता जनार्दन को कि किसने यह गुप्त चुनावी चंदे से पैसा लिया, किसने पैसा डाला, यह सारा ब्यौरा मिलॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार होना था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में कहा कि 2018 से मोदी सरकार ने जो गुप्त चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी किए, वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और इसके तहत देश के नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का हनन हुआ है। लिहाजा देश की जनता को यह जानने का हक है कि पैसा किसने दिया, और यह भी इंडिकेशन दिया था कि इस बहाने दूसरे ढंग के फायदे भी पहुंचाए गए। अब आप देखिए कि एसबीआई पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट और कहती है मिलॉर्ड अभी हम नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल काम है, हमें जून तक का, और वो भी 30 जून तक का समय चाहिए। और इस पर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, आइए देखिए इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी क्या कहते हैं। एक्स प्लेटफॉर्म पे उन्होंने जो डाला है वो बहुत दिलचस्प है। वह कहते हैं यहां दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है और मोदी सरकार ने अपने चंदे के धंधे को छुपाने के लिए सारी शक्ति लगा दी है। वह कहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले यह जानकारी सार्वजनिक ना हो पाए। एक क्लिक पर निकाले जाने वाली यह सारी जानकारी 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। देश के हर स्वतंत्र संस्था मोडानी परिवार बनकर रह गई है। यह शब्द बहुत दिलचस्प है अपने आप में, क्योंकि एक तरह से लालू प्रसाद यादव ने जब पटना के गांधी मैदान में मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि उनका कोई परिवार नहीं, यह शब्द अपने आप में बहुत दिलचस्प है, मोडानी परिवार। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब गांधी मैदान में पटना में लालू यादव ने मोदी सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह कटाक्ष किया था कि उनका परिवार नहीं, तब से बीजेपी और पूरे तंत्र ने इसका जवाब मोदी का परिवार करके देना शुरू किया। यहां पर राहुल गांधी बता रहे हैं कि मोडानी परिवार क्या है, और वह कह रहे हैं देश की हर संस्था मोडानी परिवार बनकर रह गई है, उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी हुई है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने का यह अंतिम प्रयास है। यह राहुल गांधी के शब्द हैं जो मैंने आप तक पहुंचाए, स्क्रीन पर भी आपने पढ़ा इसको। अब सवाल जो सबसे बड़ा है कि आखिर एसबीआई ऐसा क्यों कह रही है? क्या यह इतना बड़ा आंकड़ा है? क्या डिजिटल मीडिया, डिजिटल इंडिया के दौरान जिस तरह से तमाम चीजें एक क्लिक भर दूरी में है, उसमें 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खरीद बिक्री, उसका रिडेम्पशन पब्लिक डोमेन में नहीं डाला जा सकता? देखिए यह ट्वीट बता रहा है कि एसबीआई की मुंबई ब्रांच में एक सील्ड कवर के अंदर यह सारे ब्यौरे हैं। और हम सब जानते हैं कि एसबीआई कितना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। उसके लिए इन 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सार्वजनिक करना निश्चित तौर पर एक क्लिक, 2 क्लिक, कुछ दिन, बस थोड़ा सा ही समय चाहिए एसबीआई को। यह बात सार्वजनिक तौर पर कही जा रही है, बोली जा रही है, लेकिन इसी के साथ जो सवाल उठ रहा है मिलॉर्ड, वह आपकी साख को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस अहम फैसले को कैसे लागू करा पाएगा। क्या लागू करा पाएगा या नहीं लागू करा पाएगा? क्योंकि एक बात साफ हो गई है कि मोदी जी यह नहीं चाहते कि जनता जनार्दन, उनका 140 करोड़ लोगों का परिवार जान पाए कि किस कॉरपोरेट ने कितना चंदा दिया और उसके बदले में उन्हें क्या मिला। इस पर पर्दा डालने के लिए जो लाल कालीन एसबीआई ने बिछाई है मिलॉर्ड,
इस पर आपके रुख का इंतजार 140 करोड़ जनता कर रही है। ध्यान दीजिए। शुक्रिया।